गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आज आपसे बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके पेपर चलता है उसकी यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने आयनिक सामर्थ्य के बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार से हम आयनिक सामर्थ्य निकालते हैं वो हमने देखा था। आज हम जो चालकता होती है, आयनिक चालकता, उस पर जो अलग अलग कारक हैं, फैक्टर्स है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और डिबाय-हुकेल का जो लिमिटिंग लॉ है, सीमांत नियम, उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता के बारे में डिस्कस करूंगा। जो H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उनकी चालकता जल तथा एल्कोहलिक विलयन में अन्य आयनों की तुलना में बहुत उच्च होती है, अधिक होती है। इसका क्या कारण होता है? ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि इसका रीजन क्या होता है। इसका एक साधारण सा कारण है कि जो H+ और OH- आयन एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर जंप करते हुए चलते हैं, इसलिए इनकी चालकता जलीय जो जल और एल्कोहलिक जो विलायक होते हैं उनमें अधिक होती है। आप यहाँ देखिए कि जो H+ है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है और एक H+ आगे चला गया। देखो यहाँ इस वाटर पे जुड़ा और उससे आगे चला गया। इसी प्रकार से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो क्या करते हैं, यहाँ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे, वहाँ से प्रोटॉन का क्या करेंगे, लेंगे यहाँ से, और यहाँ से प्रोटॉन लेते ही ये वाटर बन जाएगा और ये OH- इसके साथ जुड़ गए यहाँ पर, और आगे ये -H2 निकल जाएगा, आगे OH- निकल जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर जंप करता हुआ दूसरे सिरे पर बहुत स्पीडली पहुंच रहा है। और ऐसे ही H+, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये H+ आयन है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ क्या करेगा, इस H+ को कैच करेगा, तो यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, और ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। फिर जो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन इसको H+ को लेगा यहाँ से, इस प्रकार से ये H+ देखो यहाँ चला और इस दूसरे सिरे पर आके पहुंच गया। इसी प्रकार से जैसे OH- आयन है, OH- आयन क्या करेंगे, प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, तो प्रोटॉन को ग्रहण करते ही ये वाटर बन गया और यहाँ से ये OH-, देखो यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हुआ और फिर आगे क्या है, OH- फिर वापस दूसरे वाटर पर अटैक करता है और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये OH- इस सिरे से इस सिरे पर बहुत स्पीड से पहुंच जाता है। ये इसका कारण है। अब हम जैसे दूसरे टॉपिक पर बात करें कि चालकता पर ताप का प्रभाव, तो चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम देखेंगे कि ताप बढ़ने के साथ साथ जो सभी विद्युत अपघट्यों के जो विलयन की चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि ताप बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो माध्यम की विस्कासिता है उसका मान कम होता है, और विस्कासिता अगर कम होती है, विस्कोसिटी, तो उसमें क्या होगा, जो आयनों की गतिशीलता का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। देखो आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री ताप बढ़ने पर विस्कसता में लगभग 2.5% की कमी हो जाती है, और कम विस्कस अगर विलायक है तो उसमें जो आयनों की मूवमेंट क्या होता है, फास्टली होता है, और जो गाढ़ा जो विलायक होता है, माध्यम होता है, तो उसमें आयनों की क्या होती है, मूवमेंट कम होता है, मोबिलिटी कम होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया है NaCl का और KCl का, 1N सॉल्यूशन है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो आयनिक चालकता क्या है, 74 है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 होगी। ऐसे ही क्या है, KCl जो 1N सॉल्यूशन है उसकी 98 है और यहाँ पर कितनी होगी, 111। तो ये जो ताप का प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और अनंत अनुता पर जैसे तुल्यांक की चालकता में क्या परिवर्तन होता है, तो वो इस संबंध से आप देख सकते हैं। तो लेमडा टी इन्फिनिटी इक्वल टू लेमडा 25 इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स टी माइनस 25। तो ये जो इक्वेशन है उससे आप इसमें रिलेशन देख सकते हैं। लेमडा टी इन्फिनिटी क्या हो गया, टी ताप पर तुल्यांक की चालकता विद्युत अपघट्य आयन की, और लेमडा 25 डिग्री पर, और एक्स इसका क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। तो अम्ल के लिए इसका मान होता है 0.016, क्षार के लिए है 0.019 और लवण के लिए 0.022 से 0.025 के मध्य इसका वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से ये ताप का प्रभाव चालकता पर हमने देखा। अब हम बात करना चाहेंगे चालकता पर विलायक का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो कि जैसे उच्च परावैद्युतांक, जो विलायक जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 80, और जैसे एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड होता है उसका 123 या उससे ज्यादा होता है। HF होता है उसका भी 118 के आसपास होता है, 100 से अबव होता है। तो जो उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले जो विलयन होते हैं उनमें विद्युत अपघट्य को घोलने की क्षमता ज्यादा होती है। अर्थात ऐसे विलायकों में क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य है उसका आयनाइजेशन क्या होता है, फास्ट होता है, आसानी से हो जाता है। और आयनन ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आयनों की संख्या बढ़ेगी, और नंबर ऑफ आयन्स बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, चालकता का मान बढ़ता है। और जो निम्न परावैद्युतांक है, जो बात करें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनका कम होता है, उन विलायकों में क्या होता है कि जैसे उनकी आयनन विद्युत अपघट्य को घोलने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लो है तो जो वह है उसमें क्या होगा, विद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता का मान कम होगा। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक संबंध है कि जो विद्युत आकर्षण होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण F, और बराबर ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ता है तो F का मान घटता है। F का मान किस में घटेगा, जो जैसे मान लो AB कोई मॉलिक्यूल है और उसको वाटर में घोला, तो AB जो ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड में क्या होगा कि जैसे बॉन्ड है तो जैसे उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है विलायक का, तो क्या होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल वाटर ए को खींचेगा और बी को खींचेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण F और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे विद्युत धारा के उच्च विभव तथा उच्च आवर्ती पर चालकता, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जब अपन इसमें क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा हाई वोल्टेज होता है, विद्युत क्षेत्र उच्च विभव वाला होता है, जैसे ग्रेटर देन 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आयनों की जो गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ेगी तो क्या होगा, चालकता का मान बढ़ता है। इसी प्रकार से उच्च आवर्ती वाले उस क्षेत्र में भी आयनों की गतिशीलता क्या होती है, उच्च होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आयनिक परिमंडल है, जो आयन को पीछे की तरफ खींचता है, तो आयनिक जो परिमंडल वाला जो अट्रैक्शन वाला जो फैक्टर है, वो वहां पर क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस स्थिति में क्या होता है, चालकता का मान बढ़ जाता है। तो और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि धारा की आवर्ती बढ़ेगी तो चालकता का मान इंक्रीज होगा। तो ये मैंने अलग अलग फैक्टर्स की बात की जो चालकता पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा था, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक लॉ आता है डिबाई-हुकेल लिमिटिंग लॉ। डिबाई-हुकेल का जो सीमांत नियम क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, जो डिबाई-हुकेल है उन्होंने क्या किया कि जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट था और जो आयनिक स्ट्रेंथ, जो म्यू है आयनिक स्ट्रेंथ, उसके अंदर क्या किया, संबंध स्थापित किया। आयनिक सामर्थ्य के मध्य एक मात्रात्मक जो क्वांटिटेटिव रिलेशन डेवलप किया, डिराइव किया, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग लॉ इक्वेशन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, log F प्लस माइनस क्या हो गया, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस रूट म्यू। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग लॉ इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए ए क्या है, एक कांस्टेंट होता है जो विलायक की प्रकृति तथा
ताप पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जो ए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के लिए इसका मान होता है 0.509। तो अगर वाटर मीडियम है तो उसी स्थिति में log F प्लस माइनस इक्वल टू -0.509 Z प्लस जेड माइनस रूट म्यू। तो Z प्लस क्या है, जो धनायन है इसमें केटायन पर चार्ज है, और Z माइनस क्या है, रेनायन पर एनायन पर चार्ज है, और म्यू क्या हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो ये जो log F प्लस माइनस की बात की, जो ये इक्वेशन है या डुबे-ह्यूकेल का जो लिमिटिंग लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, अनंत तनु विलयन पर लागू होता है, या तनु सॉल्यूशंस की बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर अप्लाई होता है। तो आप ये देखिए कि जैसे ये जो समीकरण है जो लिमिटिंग लॉ, उससे हम कुछ इन्होंने डुबे-ह्यूकेल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, उसके आधार पे आप देखिए कि आप फर्स्ट जो कंक्लूजन है कि log F प्लस माइनस का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि F प्लस माइनस का मान 1 से कम है। फर्स्ट जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला। दूसरा जो कंक्लूजन है कि जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान केवल म्यू पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आयनिक स्ट्रेंथ पर केवल। और जो तीसरा जो इसका जो कंक्लूजन है कि दो विद्युत अपघट्यों के Z प्लस तथा Z माइनस के मान समान हो तो समान म्यू के विलयनों में F प्लस माइनस के मान समान होने चाहिए। दोबारा से बोलता हूं, इसे लुईस और रेंडल का लॉ कहते हैं कि दो विद्युत अपघट्यों के Z प्लस तथा Z माइनस के मान समान हो तो समान म्यू के आयनिक स्ट्रेंथ के विलयनों में F प्लस माइनस के मान समान होने चाहिए। इसे लुईस और रेंडल का नियम कहता है, जो ये इक्वेशन इसको वेरीफाई करती है। चौथा जो कंक्लूजन है कि यदि म्यू का मान समान रखा जाए तो F प्लस माइनस का मान Z प्लस और Z माइनस पर निर्भर करेगा, अर्थात F प्लस माइनस के मान का इकाई से डेविएशन अधिक होगा। पांचवा जो कंक्लूजन है इसका, इस लॉ का थ्योरी का, सांद्रता बढ़ने के साथ साथ F प्लस माइनस के मान में विचलन बढ़ता है। क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ F प्लस माइनस मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के मान में विचलन बढ़ता है। तो अब आप देखिए इन्होंने एक ग्राफ खींचा, किसने, जो डुबे-ह्यूकेल ने, कि log F प्लस माइनस, log मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और रूट म्यू के बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट किया, जो जिससे क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो यहाँ से शून्य से प्रारंभ होती है। तो यहाँ से ओरिजिन से प्रारंभ होती है। और आप देखिए इसमें अलग अलग जो वो है, NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, ऐसे जिंक सल्फेट है यहाँ पर। तो जिंक सल्फेट के लिए ये लाइन है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बोल्ड लाइंस है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को शो कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो थ्योरेटिकल वैल्यूज को शो कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें स्लोप होता है, वो डिपेंड किस पर करता है, Z प्लस और Z माइनस के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने ये जो वैल्यू देखी थी इसमें कि देखो यहाँ पर व्हेन वी प्लॉट log F प्लस माइनस और रूट म्यू, तो ये क्या है, स्लोप की वैल्यू है। तो इस प्रकार से आज हमने जो चालकता पर अलग अलग जो इफेक्ट होता है, अलग अलग जो फैक्टर्स है उनको हमने पढ़ा, और H प्लस और OH माइनस आयनों की चालकता जलीय विलयन में अधिक क्यों होती है उसके बारे में डिस्कस किया, और जो डुबे-ह्यूकेल का जो सीमांत लॉ है, लिमिटिंग लॉ, उसके बारे में डिस्कस किया। क्योंकि जो ये लॉ आगे हम हायर क्लास में पढ़ते हैं वहाँ भी बार बार यूज आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।